सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर वी डिड अबाउट द बोहर्स मॉडल। ठीक है, बोहर मॉडल के बारे में हमने पढ़ा था और वहाँ पर हमने ये देखा था कि काफ़ी पोस्टुलेट्स पढ़े थे बोहर मॉडल के। ठीक है, और वहाँ पर हमने ये चीज़ नोट की थी कि जब एनर्जी जो है आपका, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड स्टेट से हाईयर स्टेट में, तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और अगर वो हाईयर से लोअर में जंप करता है तो वो एनर्जी को रिलीज़ करता है, जो कि आपका इस रिलेशन डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन से हमने दिया था। ठीक है, अब इसको एक तरह से विजुअलाइज करके दिखाते हैं आपको कि डायग्रामेटिकली ये कैसे पॉसिबल होगा। तो ये देखिए, अब अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल, अब ये मैंने एक एटम का जो है स्ट्रक्चर बना दिया है। इसमें ये जो बीच में है ये न्यूक्लियस है आपका। ठीक है, फिर ये आपकी शेल्स बोल सकते हो आप इनको, या ऑर्बिट्स बोल सकते हो। ये वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, जो पहली ऑर्बिट है उसको n1 नाम दे दिया है, या आपको पता है उसको 1 नाम देते हैं, वो होती है k, फिर बाद में l आती है, फिर m आती है, फिर n आती है। वैसे ही सेम मैंने वहाँ भी एक डायग्राम बनाया। ठीक है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट में है, या यहाँ पर इस एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, लेट अस से दैट द एनर्जी इज En1। ठीक है, En1 जो है वो एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन की। अगर बाहर से कोई रेडिएशन आती है फ्रिक्वेंसी न्यू की, वो इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है। अब वो इस इलेक्ट्रॉन को किस तरह से मिल सकती है, मैंने आपको कल एक्सप्लेन करके बताया था कि वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की फॉर्म में भी मिल सकती है। बाहर से आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें गैस को एक कैथोड रूप में एक कैथोड रे ट्यूब में डालकर, तब भी वो एनर्जी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप उस मटेरियल को हीट कर दें तब भी काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, तब भी उसको वो एनर्जी फ्रॉम टेम्परेचर मिल जाएगी। तो मान लीजिए इसे वो एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो वो रेडिएशन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पे गिरेगी, ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और कहाँ चला जाएगा, ये एक्साइट हो जाएगा। इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अगर इस वाली स्टेट को आप ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, जो नॉर्मल स्टेट भी है, या एनर्जी लेवल बोल सकते हो, तो ये जो हायर एनर्जी स्टेट में, एनर्जी लेवल में जाएगा, उसको आप एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, सो लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। तो इसको क्या बोला आपने, ये अब्जॉर्प्शन हुआ। जैसे ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा तो ये लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, और ये कितनी एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, वो बराबर होगा इन दोनों लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर, यानी En2 माइनस En1 के बराबर होगा, या E2 माइनस E1 भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल टू सम हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, लोअर से हायर एनर्जी लेवल में ये क्या होता है, ये एक्साइट होता है। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ये बता दिया आपको। उसके बाद वैसे ही सेकेंड डायग्राम के लिए देखिए, वहाँ पर मैं अब एमिशन के बारे में बताने वाला हूँ। एमिशन मतलब वहाँ पर इस बार जो है वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा और क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। ठीक है, वो रेडिएशन भी ठीक वही होगी डेल्टा ई के बराबर, जो कि E2 माइनस E1 या En2 माइनस En1 के बराबर होगी। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा, अब इलेक्ट्रॉन जो है आपका हायर एनर्जी स्टेट में है या एनर्जी लेवल में है, और अगर वो ऊपर से नीचे आता है, यानी वो जंप करता है ऊपर से नीचे, मतलब एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल में, तो वो रेडिएशंस को निकालेगा। कैसे, रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू विल बी एमिटेड देयर, और ये आपकी एनर्जी कितनी होगी, अगेन यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम द सेम फार्मूला, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन। सो यहाँ पर क्या है, दैट एनर्जी इज एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू सम लोअर एनर्जी लेवल। So now here we are going to explain the line spectra of hydrogen on the basis of Bohr's model of an atom। ठीक है, बोहर थ्योरी ने लाइन स्पेक्ट्रा जो हाइड्रोजन का था, इट वाज एबल टू एक्सप्लेन, जो कि रदरफोर्ड का अगेन ड्रॉबैक था। ठीक है, सो बोहर वाज एबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा किस तरह से बनता है,
किस तरह से हमने जो है हाइड्रोजन गैस को एक कैथोड ट्यूब में लिया और उसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया, तो उसमें से अलग अलग तरह की रोशनी, मतलब जो भी रोशनी निकली उसको आपने एक स्पेक्ट्रोस्कोप में से पास किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको पैटर्न मिला जो कि एक लाइन स्पेक्ट्रा मिला। उस लाइन स्पेक्ट्रा को आपने स्टडी किया तो उसमें नंबर ऑफ़ आपको लाइंस मिली। किसी को आपने लाइमन सीरीज़ कहा, किसी को बाल्मर, किसी को पास्चन, किसी को ब्रैकेट, किसी को पीफेंट कहा आपने, और सब अलग अलग रीजन में मिले आपको। जैसे लाइमन सीरीज़ आपको अल्ट्रावायलेट रीजन में मिला, बाल्मर सीरीज़ आपको विजिबल में मिला, पास्चन आपको इंफ्रारेड में, और बाकी भी ब्रैकेट पीफेंट भी आपको इंफ्रारेड रीजन में मिले। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको जो है वो बताया हुआ था। यहाँ पे आपको लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ाया है हाइड्रोजन का। अब यहाँ पर क्या था कि एक्सप्लेनेशन बताना है हमें लाइन स्पेक्ट्रा का और हाइड्रोजन का, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल। देखिए बोहर मॉडल में डेल्टा ई जो है E2 माइनस E1 के इक्वल है, यानी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। आपको पहले बताया गया है, बोहर के पोस्टुलेट में समझाया गया था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है और ये एनर्जी प्लैंक क्वांटम थ्योरी को फॉलो करती है। अगर प्लैंक क्वांटम थ्योरी को फॉलो करती है तो h न्यू के बराबर होगा, जो कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी से आता है। तो यहाँ से न्यू जो है कि जो रेडिएशन अब्जॉर्ब या एमिट होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, डिवाइडेड बाय h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट हियर। ठीक है, अब इसी फ्रीक्वेंसी को आप c बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। c बाय लैम्डा ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में से आता है। ठीक है, अब यहीं से अगर आप लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करना चाहें तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा, देखिए E2 माइनस E1 इधर और h इधर आ जाएगा, तो hc अपॉन E2 माइनस E1 आ जाएगा। यानी जो रेडिएशन एमिट या ऑब्जॉर्ब हो रही है उसकी अगर आप वेवलेंथ निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल दीज टू फॉर्मूलाज वर गिवन, जो कि आगे हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे। अब ये होता किस तरह से वो देखिए। तो यहाँ पर मैंने जो है वो एनर्जी लेवल्स को बनाया है। ये वही एनर्जी लेवल्स हैं जो एटम्स में आप ऐसे बनाते हैं ना, गोल गोल सर्कल्स की तरह, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह। ठीक है, ये वही एनर्जी लेवल्स हैं, बट यहाँ पर मैंने फ्लैट बना दिए हैं। ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा इजी होता है ना ऐसे लाइंस को बनाना, और वैसे पूरा सर्कल में बनाना डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे क्योंकि सारी सीरीज़ को एक साथ आपने पढ़ना है तो ये जो है इस तरह से बना दिया गया। यानी यहाँ पर N1 आपका पहली एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ग्राउंड स्टेट भी होती है, या फिर जिसको आप K ऑर्बिट या K शेल बोलते हैं। N2 यहाँ पर L शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L ऑर्बिट को। फिर N3 आपका M शेल या M ऑर्बिट को। फिर N4 आपका ऐसे ही K L M N O एंड ऊपर सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि लाइमन सीरीज़ में जहाँ आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको बताया था कि अगर N2 जो है, N2 हायर वैल्यू होगी आपकी, N1 जो है वो आपका 1 ले लिया है आपने, N जो है 1 ले लिया है, और जो N2 जो होगा वो हायर वैल्यूज़ हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन आपका पहले K शेल पर आ रहा है, अगर वो कहाँ से आ रहा है, अगर मान लीजिए वो L से आ रहा है K पे, या M से आ रहा है K पे, या N से आ रहा है K पे, या और हायर लेवल से वो K पर आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको पता ही है वो, क्योंकि वो जंप कर रहा है हायर टू लोअर एनर्जी। तो इससे पहले डायग्राम में आपको बताया था एनर्जी रिलीज़ होगी, तो वो एनर्जी जो रिलीज़ होगी उस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी क्या होगी और वेवलेंथ क्या होगी, वो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और वो किस रीजन में लाई करेगा, वो हमेशा अल्ट्रावायलेट, वो एनर्जी जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेगी। यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी जो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेगी। और ये जो सीरीज़ यहाँ पर बनेगी इसको लाइमन सीरीज़ आपने कहा। वैसे ही बाल्मर सीरीज़ में हम बात करते हैं जब आपका N1 जो होता है वो 2 होता है और N2 आपका 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन होता है। तो यानी अगर आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप कर रहा है आपका लोअर एनर्जी लेवल पे, लोअर एनर्जी लेवल यहाँ पर 2 है, यानी L शेल पे वो जंप करेगा। कहाँ से, M से भी आ सकता है वो, N से भी आ सकता है, O से भी आ सकता है, और हायर एनर्जी लेवल से भी आ सकता है। तो यहाँ पर जंप करने पर जो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो आपकी विजिबल रीजन में लाई करेगी। ठीक है, और उसकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और इसको आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको स्पेक्ट्रोग्राफ में, यानी अगर इस एनर्जी को आप उसमें से पास कराते हैं तो आपको पता ही है फोटोग्राफिक प्लेट्स पे आपको लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा।
तो लाइन स्पेक्ट्रा कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज एनर्जीज विल गिव यू बाल्मर सीरीज, ठीक है। वैसे ही पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड में तीनों ही इंफ्रारेड के केस हैं। इसमें क्या है कि थर्ड में यानी KLM, अगर आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सीधा M शेल में आएगा तो उस टाइम जो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी और उसको पास्चन सीरीज आप बोलेंगे। सेम फॉर ब्रैकेट एंड पी फंड यू कैन डू सेम, ठीक है। सो इन दिस वे बोहर मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द एमिशन ऑफ और द एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो बोहर मॉडल वॉज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग दिस लाइन स्पेक्ट्रा। सो नाउ बोहर्स थ्योरी पे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो उससे पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बता देता हूँ, ठीक है। और इसी फार्मूलों पे बेस्ड हम फिर आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बोहर्स थ्योरी जो है ये कौन से एटम्स को एक्सप्लेन करती है, तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन एटम। बोहर थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। पहले हाइड्रोजन एटम में आपको पता है हाइड्रोजन एटम ऐसा एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन लाइक एटम्स का भी मतलब ये है कि ऐसे और एटम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे कौन से एटम हुए, देखिए जैसे हीलियम प्लस, मतलब हीलियम 1+ आयन, मतलब अब हीलियम 1+ मीन्स कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा वहाँ पे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इट इज़ ऑल्सो हाइड्रोजन लाइक एटम। या लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दीजिए तो लिथियम 2 आयन ऑल्सो इज़ अ हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। तो इस तरह के एटम्स पर ही एप्लीकेबल है ये बोहर्स थ्योरी। और बोहर वॉज एबल टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स, जिनको इन्होंने स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स कहा था, उनका ये एनर्जी भी निकाल पाए और उनका रेडियस भी निकाल पाए। एनर्जी इन्होंने एक फॉर्मूले से दिया था, दैट En दैट इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n² जूल्स पर एटम, ठीक है। कि एक एटम की मतलब एक एटम के लिए कितनी एनर्जी है उस स्टेशनरी स्टेट की, ठीक है, तो वो कितनी है, वो इसके बराबर है। जहाँ पर Z क्या है, Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, क्योंकि आपको बताया कि ज़रूरी नहीं आप हाइड्रोजन एटम के लिए ही डिफ़ाइन कर रहे हो, आप हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी डिफ़ाइन कर रहे हो इसे। तो इसीलिए अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो Z को 1 रखोगे, अगर आप हीलियम की बात करोगे तो Z को 2 रखोगे। ध्यान रखिएगा कि हीलियम एटम की बात नहीं कर रहे हम, हीलियम He1+, यानी He+ आयन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि बोहर मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन ओनली दिस टाइप ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, तो ऊपर Z² है, नीचे n²। n क्या होता है नीचे, n होता है ऑर्बिट का नंबर, ठीक है। ऑर्बिट या शेल बताया था ना, n1 मतलब k शेल के लिए निकाल रहे हो, n2 मतलब m शेल या m ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हो, ठीक है। k के बाद l आता है, तो 2 नंबर l का है, फिर k l m, फिर m n o p लाइक दैट ना, ऐसे ऑर्बिट्स चलती हैं। तो ऐसे आपने नंबरिंग की हुई है। अब बात आती है नेगेटिव साइन क्यों, नेगेटिव एनर्जी क्यों, कि जो इलेक्ट्रॉन है एटम में उसकी एनर्जी नेगेटिव क्यों मानते हैं। देखिए अगर एटम के बाहर आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट हो जाता है एटम से तो उसकी जो एनर्जी होती है वो आप 0 लेते हो, अगर उसकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर नहीं है और वो एटम के जो न्यूक्लियर फील्ड के बाहर है तो उस टाइम उसकी हम 0 एनर्जी मानते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो वहाँ से आप जो है इसको बाकी स्टेट्स में बाइंड करते हैं तो एक्चुअल में ये बाइंडेड होता है इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ये जो होता है एक तरह के ट्रैप में होता है न्यूक्लियस के, ठीक है। जब तक ये न्यूक्लियस की फील्ड में है ये उसको छोड़ के नहीं जाएगा जब तक बाहर से इसे कोई एनर्जी ना मिले, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको एक तरह से नेगेटिव फॉर्म में लेकर चलते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर ये शो करती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैप है न्यूक्लियस की फील्ड में, या आप बोल सकते हो कि वहाँ पर न्यूक्लियस ने उसको बाइंड कर रखा है, अपने साथ उसको बांध के रखा हुआ है और वो उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन हियर। उसके बाद मैंने कहा आपको कि रेडियस भी आप निकाल सकते हैं। तो रेडियस किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं,
अगेन हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ये फार्मूला होता है रेडियस का, दैट इज़ 0.0529, देन साथ में n स्क्वेयर है, n अगेन द नंबर ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट कौन सी है, k है तो 1 है, l है तो 2 है, m है तो 3 है, लाइक दैट। और नीचे z जो है दैट इज़ द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो z आपको पता लग गया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है और यूनिट्स क्या है, यहाँ पे नैनोमीटर है, ये एनर्जी है तो इसकी यूनिट जूल है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। सो लेट अस नाउ डू अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोहर मॉडल, ठीक है। सो कैलकुलेट द प्रॉब्लम इज लाइक दैट, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, हीलियम 1 पॉजिटिव आयन, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। जैसे कि आपको बताया गया है कि बोहर मॉडल को या बोहर थ्योरी को आप हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जिसमें He+ आयन भी आता है और Li2 पॉजिटिव आयन भी आता है, उन सब के लिए यू कैन यूज़, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है दैट आपको दो चीज़ निकालनी है। देखिए दोबारा पढ़ते हैं, कैलकुलेट दी एनर्जी, एनर्जी निकालनी है किसके लिए, पहली ऑर्बिट के लिए। पहली ऑर्बिट मतलब के ऑर्बिट के लिए या के शेल के लिए, जिसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। हीलियम मतलब यहाँ पर एटॉमिक नंबर होगा आपका 2, ठीक है, और साथ के साथ रेडियस भी निकालना है। तो एक तरफ मैं एनर्जी निकालूंगा, दूसरी तरफ मैं रेडियस निकालूंगा। तो पहले एनर्जी के साथ, अब देखिए एनर्जी के लिए फॉर्मूला बताया है आपको कि हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वेयर। z इज द स्क्वेयर ऑफ द एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर, n इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट का नंबर, ठीक है, जूल पर एटम। अब हीलियम प्लस आयन के लिए n की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू है 2, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर वैल्यू को रखा, तो देखिए z का आपने 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे n तो 1 ही है क्योंकि पहली ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो, यानी k ऑर्बिट की या k शेल की, तो मल्टीप्लाई करते ही आपको इतना जूल में आपको आंसर मिल चुका है, दैट इज़ -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। वहीं पे अगर आपको रेडियस निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस, तो रेडियस के लिए भी आपको एक फार्मूला बताया है, क्या है, दैट इज़ इक्वल टू 0.0529, ठीक है, साथ में n स्क्वेयर डिवाइड बाय z। अगेन n हेयर स्टैंड्स फॉर द सेम मीनिंग, n क्या है, ऑर्बिट का नंबर है, और z क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है। साथ में यूनिट है नैनोमीटर, रेडियस नैनोमीटर में निकाला हुआ है, ठीक है। तो अगेन फॉर H पॉजिटिव आयन n को 1 लिया आपने, z को 2 लिया, वैल्यू आपने रखा वहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो यानी ओवरऑल इस नंबर को आपने डिवाइड कर दिया, नीचे ओनली z है, ओके, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ठीक कर लीजिएगा, स्क्वायर इज़ नॉट देयर, ओनली z इज़ देयर। तो 2 से जब आपने डिवाइड किया देन यू विल गेट द आंसर ऑफ द रेडियस की पहली ऑर्बिट, अगर हीलियम आयन की आप बात कर रहे हो तो उसकी पहली ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है, दैट इज़ 0.2645 नैनोमीटर, ठीक है। सो इन दिस वे यू विल गेट द न्यूमेरिकल्स ऑफ द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बोहर मॉडल और थ्योरी, और ऐसे आपको फॉर्मूले यूज़ करके उनको सॉल्व करना है।